गाइस, क्या आपको पता है टेलविंड सीएसएस आते ही इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो गया था? अगर आप आज की डेट में भी देखो तो इसके वीकली डाउनलोड्स हैं 95,97,770, जबकि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि मटेरियल यूआई, चक्रा यूआई, बूटस्ट्रैप या रिएक्ट स्ट्रैप, अगर आप रिएक्ट यूज कर रहे हो तो ये सब ऑलरेडी पहले से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। उसके बावजूद भी टेलविंड सीएसएस इतना पॉपुलर क्यों हो गया? और टेलविंड सीएसएस का जो डिजाइन सिस्टम है वो भी पेड है, जबकि बाकी चीजें जो है वो अपना डिजाइन सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं। फिर इतनी पॉपुलैरिटी इसे कैसे मिल गई? ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फुल फ्लेज ट्यूटोरियल ऑफ टेलविंड सीएसएस। आज का वीडियो ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम सारी बातें करेंगे कि टेलविंड सीएसएस क्या होती है, उसका सेटअप कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली उसको यूज कैसे करते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो हम बात करेंगे आज व्हाट इज टेलविंड सीएसएस, Tailwind CSS design systems, key feature of Tailwind CSS, main advantage of using Tailwind CSS, set up Tailwind CSS in your project, practical usage of Tailwind CSS, downside of using Tailwind CSS, when and when not to use Tailwind CSS। और गाइज एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि प्रैक्टिकल यूजेज हम रिएक्ट एप्लीकेशन पे करेंगे। अगर आप वीडियो देख लोगे तो आप नॉर्मल भी किसी एप्लीकेशन पे यूज कर सकते हो, बट स्टिल मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ कि हम रिएक्ट एप्लीकेशन पे ही करने वाले हैं। अब गाइज ये बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकली मैं क्या बना के दिखाऊंगी आपको। तो ये एक वेबसाइट है जो हमें डिजाइन बना के देती है, तो मैंने ये डिजाइन चूज किया प्रैक्टिकल करने के लिए। तो पहले मैं चाहती थी कि ये पूरी वेबसाइट, पूरा पेज आपको बना के दिखा दूं, बट वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ ये बैनर वाले पार्ट को कवर करेंगे। ओके, यहां तक। अब आ जाते हैं गाइज व्हाट इज टेलविंड सीएसएस। तो ऑफिशियल डेफिनेशन ये होगी कि टेलविंड सीएसएस इज अ यूटिलिटी फर्स्ट CSS framework that allows us to build custom designs without leaving our HTML। तो समझ में आ गया क्या होता है? नहीं आया होगा ना? मैं आपको थोड़ा ब्रेक करके बताती हूँ। पहला, इट इज अ यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क, यानी कि ये एक यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क है। यानी कि सबसे पहला इसका काम ये है कि ये आपको वो CSS क्लासेस प्रोवाइड करे जिनकी आपको बेसिकली जरूरत पड़ती है अपने पेज को डिजाइन करने के लिए। और दूसरी लाइन है दैट अलाउज यू टू क्रिएट डिजाइंस विदाउट लीविंग योर HTML। तो मतलब अगर आप कोई भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट या कुछ और यूज करते हो तो कई बार आप अपने HTML आपका अलग रहता है और आप CSS कहीं और जाके लिख रहे होते हो। टेलविंड में ऐसा नहीं है, जहां आपकी HTML है वहीं आपको CSS भी लिखने को मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टेलविंड CSS डिजाइन सिस्टम्स। तो टेलविंड CSS के क्या क्या डिजाइन सिस्टम्स है? देखो, अभी टेलविंड CSS सिर्फ हमको क्लासेस दे रही है, यानी कि वो चीजें जो हमारे HTML को स्टाइल करने के लिए यूज हो जाएगी एज अ नॉर्मल CSS। डिजाइन सिस्टम क्या होता है? डिजाइन सिस्टम एक पूरी की पूरी कंपोनेंट लाइब्रेरी होती है जिसमें हमें बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। जैसे कि मटेरियल यूआई में हमें कितने सारे बने बनाए कंपोनेंट्स मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो जैसे ये बटन ग्रुप हो गया, रेटिंग हो गई, सेलेक्ट हो गया, स्लाइडर हो गया। तो अब टेलविंड CSS के ऐसे क्या क्या डिजाइन सिस्टम्स है? पहला, टेलविंड CSS का अपना खुद का एक डिजाइन सिस्टम है, पर वो पेड डिजाइन सिस्टम है। उसके अलावा और भी काफी सारे पॉपुलर डिजाइन सिस्टम्स है, जैसे कि एक फ्लोबाइट है। फ्लोबाइट जो है वो एक प्रीमियम डिजाइन सिस्टम है। प्रीमियम मतलब फ्री भी होता है और कुछ फीचर्स उसके प्रीमियम भी होते हैं। सिमिलरली टेलग्रिड्स है, वो भी काफी पॉपुलर है और ये भी एक प्रीमियम डिजाइन सिस्टम है। इसके अलावा कुछ फ्री डिजाइन सिस्टम्स है, जैसे कि डेजी यूआई, ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है बिकॉज काफी अच्छा है ये और ये कंप्लीटली फ्री भी है। उसके अलावा हेडलेस यूआई है, मेराकी यूआई है और भी बहुत सारे। अब आ जाते हैं की फीचर्स ऑफ टेलविंड CSS पे। तो सबसे पहला की फीचर है इसका यूटिलिटी फर्स्ट। यूटिलिटी फर्स्ट मतलब आपको यूटिलिटी के लिए क्लासेस प्रोवाइड करता है, जैसे मार्जिन, पैडिंग, ये सारी बेसिक क्लासेस आपको प्रोवाइड कर देता है। दूसरा है हाईली कस्टमाइजेबल। टेलविंड CSS बहुत ज्यादा कस्टमाइजेबल है। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके भी काफी कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से यूज करने के लिए। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, टेलविंड CSS ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिव डिजाइन को भी सपोर्ट करता है। एंड पर्ट CSS। पर्ट CSS मतलब जो भी आपकी एक्स्ट्रा CSS होती है उसको ये रिमूव कर देता है। ये इसका वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस से। अभी अगले टॉपिक में इसको और डिस्कस करते हैं। तो अब आ जाते हैं मेन एडवांटेज ऑफ टेलविंड CSS, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि पर्ट CSS। तो टेलविंड CSS की पॉपुलैरिटी का रीजन भी यही था, क्या कि जो भी एक्स्ट्रा CSS होती है टेलविंड उसको हटा देता है और जितनी CSS आपके प्रोजेक्ट में यूज हो रही है केवल उतनी ही लोड होती है। टेलविंड CSS ने खुद ही ये आर्टिकल लिखा हुआ है, लिखा है ऑप्टिमाइजिंग फॉर प्रोडक्शन, यानी कि ये क्या करता है आपके प्रोडक्शन के लिए आपकी एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज कर देता है। ठीक है, क्या लिखा है? एम्स टू प्रोड्यूस द स्मॉलेस्ट CSS फाइल पॉसिबल बाय ओनली जनरेटिंग CSS दैट यू आर एक्चुअली यूजिंग इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स यूज करता है
फॉर नेटफ्लिक्स टॉप 10 और एंटायर वेबसाइट के लिए इसकी CSS का साइज कितना है, सिर्फ 6.5 KB ओवर द नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क में आप देखोगे तो सिर्फ इतना साइज है। उसी की जगह अगर मैं आपको रिएक्ट स्ट्रैप का साइज दिखाऊं तो आप देखो 9.2.2, इसका मिनिफाइड वर्जन का 249.1 KB और gzipped है तो 44.8 KB, ये साइज है इसका। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब मटेरियल UI वालों ने मटेरियल UI 4 निकाला था, हालांकि अब तो 5 आ चुका है, तो अगर आप देखोगे तो इन्होंने बंडल साइज रिडक्शन लिख के भी दिया था, यही वेबसाइट पे दिखा रखा है जिसमें पहले दिखा रही थी। तो अभी भी इसका बंडल साइज 95 KB से बिलो 80 KB तक हो चुका है gzipped फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब मटेरियल UI का भी बंडल साइज इतना ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में आप देखो तो टेलविंड CSS ऑलमोस्ट 10 टाइम्स छोटा है, वो भी नेटफ्लिक्स के लिए। आपके केस में और भी छोटा हो सकता है, तो यही एक बहुत बड़ा रीजन है इसकी पॉपुलैरिटी का। हालांकि आप ये बोल सकते हो कि टेलविंड का और मटेरियल UI का कोई कंपैरिजन तो है नहीं, बिकॉज मटेरियल UI एक डिजाइन सिस्टम है, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी यूजेबिलिटी के ऊपर। बट ऑफकोर्स अगर आपको मटेरियल UI जैसे डिजाइन सिस्टम्स की जरूरत नहीं है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ टेलविंड CSS को यूज करके अपना CSS राइटिंग का प्रोसेस इजी बना सकते हो विदाउट एनी हेडेक कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लोड करना पड़ रहा है अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, या आपको एक्स्ट्रा बंडल साइज ऐड करना पड़ रहा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो पहले ये प्रोजेक्ट बना लेते हैं ऐसे करके, npm create white@latest, इसका नाम दे देते हैं माई टेलविंड ऐप, और फिर ये हाइफन 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 टेम्पलेट, और टेम्पलेट हो जाएगी रिएक्ट। ओके, तो ये कह रहा है कि नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, क्रिएट वाइट, ठीक है, इंस्टॉल कर लिया और ये एप्लीकेशन हमारी बन गई, ठीक है। अब हम इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेते हैं, cd my tailwind app npm इंस्टॉल। अब प्रोजेक्ट को अभी इंस्टॉल हो चुका है, प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं npm run dev करके। ओके, तो ये लोकल होस्ट 5073 पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। ये टेलविंड को ओपन करके रखते हैं बिकॉज आपको काफ़ी सारी चीज़ें हमें अभी इस पे देखनी पड़ेंगी। ओके, तो फिलहाल हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। और ये गाइज यहाँ पे मैंने जो प्रोजेक्ट है वो VS कोड में ओपन कर लिया है, ठीक है। app.jsx में चलते हैं और जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा ये सारी फाइलें ये हटा देते हैं, यहाँ से एक्स्ट्रा कोड सारा निकाल देते हैं, ठीक है। और ये स्टेट वगैरह भी सब हटा देते हैं यहाँ से, ये सारी ये भी हटा देते हैं, ठीक है। और हमको इस app.css की भी कोई ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि हम टेलविंड की हेल्प से CSS लिखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से सारा कुछ जा चुका है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेलविंड CSS को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो उसके लिए पहले ये टेलविंड का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो गेट स्टार्टेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे फ्रेमवर्क गाइड्स पे, ठीक है। तो हमें किस फ्रेमवर्क के लिए गाइड चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइट, तो यहाँ आप वाइट ओपन कर सकते हो। अच्छा, वैसे तो इन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट.js लिखा हुआ है, तो आपकी एग्जिस्टिंग नेक्स्ट एप्लीकेशन में कैसे इंटीग्रेट करना है आप कर सकते हो, लेकिन अभी करंटली नेक्स्ट.js ऑटोमेटिकली आपको टेलविंड इंटीग्रेट करके देती है। आपको उसे सेटअप करते टाइम बस टेलविंड के लिए यस लिखना होगा और आप इसको चला सकते हो। चलिए अब वाइट में देखते हैं। तो वाइट में इन्होंने बता दिया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, तो वो तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, npm install -t टेलविंड CSS, और इसके साथ साथ हमको ये पोस्ट CSS ऑटो प्रीफिक्सर को भी इंस्टॉल करना होगा। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, यहीं पे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं VS कोड में ही, और इसको ऐड करने का ट्राई करते हैं। ऑलराइट, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ। ओके, उसके बाद दूसरा कमांड दिया हुआ है npx tailwind css init -p, यानी कि इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो इसने पोस्ट CSS और टेलविंड दोनों के लिए ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना दी। तो गाइज अब आप सोच रहे होगे कि ये इसमें टेलविंड तो ठीक है, पर ये पोस्ट CSS क्या है। तो पोस्ट CSS अगर आप ये डेफिनेशन देखोगे तो लिखा है इज ए टूल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग CSS विद जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स and it provides features via extensive plugin ecosystem to help improve CSS writing experience। यानी कि ये क्या करता है कि CSS को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स। और इसमें क्या होता है कि ये आपको ऐसा प्लगइन इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे आपका CSS राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत बेटर हो जाता है। ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल बस एक आइडिया लेने के लिए कि पोस्ट CSS क्या होता है हमने ये देख लिया। उसके बाद क्या करना है हमें, कॉन्फ़िगर योर टेम्पलेट पाथ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tailwind.config.js में जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कंटेंट के अंदर हमें अपने पाथ को कॉन्फ़िगर कर देना है। तो यहाँ पे हम गए, इसको थोड़ा सा अभी डाउन कर देते हैं, tailwind
देखो ये हमारी टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है और ये पोस्ट CSS को कॉन्फ़िग करने की फाइल है, ठीक है। तो tailwind.config में अभी कंटेंट इसमें ऑलरेडी है, हमें सिर्फ कंटेंट की वैल्यूज पिक करनी है। ऑलराइट, तो ये हमारे पाथ आ गए, यानी कि इंडेक्स के लिए index.html है और बाकी सोर्स में जो भी फाइल है, सोर्स पाथ में हमारी JS, TS, JSX, TSX। अगर आपका इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर है तो आप उसको भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके मॉडिफाई कर सकते हो। ऑलराइट, अब आ जाते हैं, इसमें लिखा है ऐड द टेलविंड CSS डायरेक्टिव्स टू योर CSS, यानी कि ये जो डायरेक्टिव्स हैं टेलविंड के, इसको हमें अपनी रूट CSS फाइल में ऐड करना है, ठीक है। तो हमारी भी यहाँ पे रूट CSS फाइल क्या है, ये है, ठीक है, index.css। तो यहाँ पे हमें जाके ये पेस्ट कर देना है। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, अपनी बस एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना है और ये टेलविंड को सपोर्ट करनी चाहिए। तो npm run dev करते हैं। अब टेस्टिंग कैसे करेंगे कि चली कि नहीं चली, यहाँ आ जाते हैं और मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, H1 डाल देती हूँ, H1, और पहले इसमें लिख लेते हैं हेलो फ्रॉम टेलविंड प्रोजेक्ट। ओके, सेव किया। अभी अगर ब्राउजर में देखोगे तो आ रहा है हेलो फ्रॉम टेलविंड प्रोजेक्ट। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये H1 था, फिर भी ऐसा क्यों आया अजीब सा। इसको भी थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ये ऐसा क्यों आया, H1 जैसा क्यों नहीं आया। तो बेसिकली जब आप टेलविंड को इंटीग्रेट कर लेते हो तो ये आपकी H1, H2, H3 इनकी सारी स्टाइल्स को रिमूव कर देता है और आपके लिए इसको अवेलेबल कर देता है फुल्ली कस्टमाइज करने के लिए। तो ये हो गया है, इसका मतलब ये है कि टेलविंड ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुकी है। फिर भी एक चीज और आपको दिखा देती हूँ करके। तो मान लो टेलविंड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लास नेम में हमने मान लो टेलविंड की क्लास प्रोवाइड करी, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ चेक कर रहे हैं। ओके, तो M4 अगर आप करोगे तो इसका मतलब मार्जिन 16 पिक्सल हो गई। तो ये देखो, अभी देखो ये मार्जिन इसको मिल गई 16 पिक्सल की, इसका मतलब टेलविंड चल रही है प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली। ऑलराइट, अभी इसको हटा देते हैं। अच्छा गाइस, सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो टेलविंड CSS अगर आप यूज कर रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगी VS कोड के साथ आप ये प्लगइन जरूर इंस्टॉल कर लो, ये एक्सटेंशन, और वो है टेलविंड। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, ठीक है। तो मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है, इसके भी आप देख लो बहुत अच्छे खासे डाउनलोड्स हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है टू राइट टेलविंड CSS, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे कुछ भी लिखना है, क्लास नेम M हाइफन अगर मैं करूंगी और मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगी तो मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे सजेशन आ जाएंगे, जिसमें ये आपको हर एक चीज का मीनिंग भी बता रहा है कि मार्जिन अगर M7 यूज कर रहे हो तो मार्जिन 1.75 रैम 28 पिक्सल, इसका मतलब है 28 पिक्सल ऐसी मिल रही है हमको। तो इसको फिलहाल हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें क्या डिजाइन करना है और उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे। ओके गाइस, तो काइंड ऑफ ये डिजाइन है जो हमको बनाना है, ठीक है। इसके डेवलपर टूल्स भी ओपन करके रखते हैं क्योंकि अभी हमारे पास कोई फिग्मा या कोई डिजाइन तो है नहीं जिससे हमें एक्चुअल फॉन्ट साइज या स्पेसिंग वगैरह पता चल जाए। तो हम इससे थोड़ा क्लोज बनाने की कोशिश करेंगे, 100% ऐसा बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो शुरू करते हैं। अब देखो, अगर आप ये पूरा का पूरा पेज बना रहे हो तो उस पेज के लिए ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या होगा, बैनर होगा ना। तो इसको हम क्या करते हैं, बैनर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सोर्स में हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है जो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, पहले एक कंपोनेंट्स फोल्डर बना लो और कंपोनेंट्स में ही banner.jsx। ओके, ये हमारा कंपोनेंट होगा, ये आपको पता ही होगा, RAFCE करके हम यूज कर सकते हैं इसको। अब इस प्रोजेक्ट में सिंपल CSS की बातें हैं तो स्टेट वगैरह तो कुछ होगी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैनर। अब ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, नैव बार बोल देंगे। तो एक कंपोनेंट और बना लेते हैं, नैव बार डॉट JSX। ओके, फिर से वही। तो ये हमारा नैव बार का कंपोनेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले तो ये नैव बार का मेन कंटेनर हो गया जो डिव है। उसके बाद इन दोनों को अलग अलग 2 कंटेनर्स में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये वाला डिव एक बना लिया, पहला कंटेनर। और इस पहले कंटेनर में हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। हमारे पास है ये पोस्ट असाइड, ये वाला। देखो इन्होंने तो क्या करा हुआ है, इसके लिए SVG यूज करी हुई है, पर मेरे को लगता है कि इसको हम नॉर्मल HTML से भी बना सकते हैं। ये वाले कंपोनेंट्स जो होते हैं ऊपर नैव बार वाले, ये सब क्लिकेबल होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एक A टैग में रखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ahref इज इक्वल टू हैश। वैसे नॉर्मली अगर आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो तो रिएक्ट राउटर डॉम यूज करना इस तरीके की चीजें बनाने के लिए, और A टैग का यूज मत करना।
बट अभी सिर्फ क्योंकि हम स्टाइलिंग की बात कर रहे हो तो मैं इसको यूज कर ले रही हूँ। ओके, तो इसका नाम क्या है, पोस्ट असाइड। ओके, पोस्ट असाइड। अच्छा, अब ये देखो ना, ये थोड़ा सा बोल्ड है, ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको एक काम करते हैं, इन दोनों को भी थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग में रैप कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसमें पोस्ट डाल देते हैं और यहाँ पे आ गया असाइड। ऑल राइट, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट क्या है, फीचर्स, और उसके बाद तीसरा है हमारा प्राइसिंग। तो फिर से वही ए एच रेफ इज इक्वल टू हैश, और यहाँ पे लिख देंगे हम फीचर्स, और इसके अलावा सेम ही बना लेते हैं तीसरा फॉर प्राइसिंग। ऑल राइट, एक ये बन गया, और दूसरा हमको बनाना है लॉगिन और साइन अप। ठीक है, तो एक मैंने आपको बोला था ना, दूसरा कंटेनर बना लेते हैं। आपको अगर HTML CSS का आइडिया होगा कि कैसे क्या बनाते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, बाकी नहीं तो आपको अभी समझ में आ ही जाएगा। इसका नाम है लॉगिन, लॉग इन, और दूसरा वाला बेसिकली एक बटन कंपोनेंट जैसा दिख रहा है, बटन जैसा दिख रहा है, तो मैं बटन ले लेती हूँ। आप इसको ए टैग बना के भी कर सकते थे वैसी स्टाइलिंग, बट मैं फिलहाल बटन ले लेती हूँ कि क्लैरिटी रहे। ठीक है, बटन, और यहाँ पे आ गया साइन अप। ऑल राइट, लॉग इन, हाँ ठीक है, साइन अप का यूज स्मॉल कर देते हैं। ऑल राइट, ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारा पेज कैसा दिख रहा है। तो अभी हमने इसको कॉल नहीं करा ना कहीं भी, तो मैं नैव बार को क्या करती हूँ, सबसे पहले तो मैं बैनर में कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, इम्पोर्ट नैव बार फ्रॉम ./नैव बार, और यहाँ पे हम इसको कॉल कर देंगे। ठीक है, एक यहाँ एंटर कर देते हैं, और ऑफ कोर्स इस बैनर को भी कॉल करने की ज़रूरत है। H1 हटा देते हैं, और पूरी फाइल का देखो मैं ऐसे ही बना रही हूँ जिससे आप इसको आगे एक्सपेंड कर सको अगर आप और बनाना चाहो तो यहाँ पे करेंगे इम्पोर्ट बैनर फ्रॉम कंपोनेंट्स बैनर। यहाँ पे आप बैनर को कॉल कर देंगे, इसको आप चाहो तो और कंपोनेंट बना के भी एक्सपेंड कर सकते हो। ऑल राइट, अब आ जाते हैं इधर, तो देखो आ गया पोस्ट साइड, फीचर्स, प्राइसिंग, लॉगिन और साइन अप। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैनर को बैकग्राउंड कलर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे चलते हैं टेलविंड की साइड, और हम चेक करते हैं कि बैकग्राउंड कलर के लिए इसने हमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। बैकग्राउंड कलर, ओके, बैकग्राउंड कलर के लिए हमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। गाइस थोड़ा सा लर्निंग कर्व होगा स्टार्टिंग में, बट अगर आपको याद हो जाएगा तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। तो देखो कुछ कुछ इस तरीके का कलर दिखाई दे रहा है, BG Slate 700 का, तो ये देने का ट्राई करते हैं। तो ये हम कहाँ पे देंगे, ये हम देंगे हमारी इस बैनर वाली फाइल में, है ना। तो क्लास नेम आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस क्लास नेम देते जाओ और इसको ऐड करते जाओ। तो BG Slate 700 ये क्लास हो गई। ठीक है, चेक कर लेते हैं, ये आ गई। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या करना है, टेक्स्ट के कलर को व्हाइट देना है। तो टेक्स्ट कलर व्हाइट देने के लिए क्या क्लास होगी, टेक्स्ट कलर, ये आ गई। तो ऐसे ही इन्होंने टेक्स्ट के बहुत सारे कलर दिए हुए हैं, हम सिंपली टेक्स्ट व्हाइट ले लेते हैं। मुझे वैसे याद है इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है pickmeagift.com, ये मेरा ही प्रोजेक्ट है, और ये हमने पूरा का पूरा Next.js और टेलविंड पे बनाया हुआ है। तो इसका सारा कोड मैंने टेलविंड पे किया हुआ है। इसमें क्यों करा है ऐसा वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो खैर, अभी हमारा जो टेक्स्ट कलर है वो भी वाइट हो गया, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई फिलहाल। अब इसमें मेरे को एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो चीज़ ये है कि आप देखोगे तो ये देखो, ये सारा का सारा यहाँ पे स्पेस काफ़ी छोड़ा हुआ है, तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मान लो। ठीक है, तो देखो ये इसकी मैक्स विड्थ कितनी है, लगभग 1280 पिक्सल के आसपास है। तो अब मैक्स विड्थ के लिए, मैक्स विड्थ, इसके लिए यहाँ पे क्या क्लास होंगी, ये देखो मैक्स विड्थ इस तरीके से क्लासेस हैं। तो जब मुझे लगभग 1280 देना होगा तो मैं इसमें से ही कोई सी क्लास सेलेक्ट कर सकती हूँ। ये हो गई 7XL। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे। अब देखो इस पे मैक्स विड्थ 7XL अगर मैंने दे दी तो ये आपको पता ही है कि ये बैकग्राउंड कलर भी फिर वो उतने में ही आ जाएगा। तो हम एक कंटेनर और बना लेते हैं, डिव। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैंने क्लास कॉपी करी हुई है, तो पहले मैं क्लास दे देती हूँ मैक्स विड्थ 7XL, कमांड X। अब गाइज आपको समझ में आ गया होगा क्लास कैसे देखनी है, तो जैसे मुझे याद है वैसे करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। आप चाहो तो जब भी आप कोड करोगे तो क्लासेस को रेफर कर सकते हो जितना भी आपको करना हो। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो मैक्स विड्थ तो अप्लाई हो गई है, लेकिन अभी इसको हमें सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, MX ऑटो कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपकी हॉरिजॉन्टल मार्जिन को ऑटो पे सेट कर देगा। ठीक है, तो जैसे आप नॉर्मली क्या लिखते हो, मार्जिन 0 ऑटो, 0 क्या होती है, टॉप बॉटम की, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे ऑटो रखनी है। तो ये क्या हो गया,
देखो मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो, यहाँ मिल गया। अभी देखो, अभी ये काइंड ऑफ सही जगह पे आ चुका है। अभी हमें ऐसे और सेट करना बाकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये हमने 2 कंटेनर्स बना रखे हैं इन दोनों के लिए। एक ये वाला बनाया हुआ है और एक ये दूसरा वाला बनाया हुआ है। इनको हम क्या करेंगे, अब फ्लेक्स पे सेट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले क्लास नेम इज इक्वल टू फ्लेक्स के लिए क्या होगा, फ्लेक्स, ठीक है। अभी ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जस्टिफाई कंटेंट क्या कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन, तो जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है। अभी देखो आ गए ना दोनों एक एक साइड पे अपने, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों पे भी हम क्लास नेम इज इक्वल टू फ्लेक्स दे सकते हैं। यहाँ पे भी फ्लेक्स आ गया और यहाँ पे भी फ्लेक्स आ गया, ठीक है। अब देखो इनके बीच में स्पेसिंग देने के लिए क्या दे सकते हैं, गैप दे सकते हैं। अब अगर मैं ये गैप देखूं तो यहाँ देखो इन्होंने क्या कर रखा है, पैडिंग दी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा 38 पिक्सल की मार्जिन दी हुई है। तो मैं एक अंदाजे से गैप देने का ट्राई कर लेती हूँ क्योंकि हम पूरी अलग ही अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और मैं यहाँ पे देने का कोशिश करती हूँ गैप 10, ठीक है। बेटर लग रहा है ये काफ़ी। और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ गैप 6 देने की, ओके। तो गैप 6 का मतलब 24 पिक्सल का गैप है, ठीक है। तो ये भी अब काफ़ी बेटर लग रहा है। इसके अलावा एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इनके फॉन्ट साइजेस चेक कर लेते हैं रेगुलर चीज़ों के कितने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कंप्यूटेड में, और इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, हाँ फॉन्ट साइज है लगभग 14 पिक्सल का, ठीक है। बस ये वाला फॉन्ट साइज थोड़ा सा अलग है, पर बाकी सब चीज़ों का फॉन्ट साइज लगभग 14 पिक्सल ही है। इसका 14 है और इसका कितना है, इसका भी करीब हाँ ये रहा 14 पिक्सल ही है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम आ जाते हैं तो फॉन्ट साइज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर ही दे देते हैं पहले टेक्स्ट। अब इसमें आ जाएगा SM, MD, लार्ज ऐसे करके रहता है, ठीक है। तो हमको SM ही रखना है, तो बाकी सबका SM फॉन्ट साइज हो गया, ठीक है। तो ये फॉन्ट साइज सबका रिड्यूस हो चुका है, हाँ ओके। तो यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज इनका 14 पिक्सल हो चुका है। ये थोड़ा सा आपको अलग इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज इनका जो फॉन्ट फैमिली है वो काफ़ी अलग है जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। अदरवाइज कोई और फॉन्ट फैमिली होगी तो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा। ये वाला जो मैंने बोला था कि हम खुद ही बना लेंगे, तो इसका थोड़ा सा ये देखो साइज बड़ा है ना, तो इसका फॉन्ट साइज हम खुद थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, क्लास नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट टू एक्सेल, ऑलराइट। तो अब अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा इन सबसे बेटर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अब आप देखोगे तो ये सब ऊपर नीचे हो गए काफ़ी ज़्यादा। तो इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे एक क्लास और देनी पड़ेगी, कौन सी, अलाइन आइटम्स सेंटर, तो उसका होगा आइटम्स सेंटर, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको आइटम्स सेंटर कर देते हैं। तो अब ये काफ़ी बेटर हो चुका है, ठीक है। अब इसके आगे वाले पार्ट पे हम फोकस करते हैं, यानी कि दूसरा पार्ट क्या है ये, ठीक है। तो इसको हम एक H1 में एंटर कर देते हैं, यानी कि नैप बार से हम अलग आ गए और यहाँ पे हमने ये H1 दे दिया। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये H1 वगैरह पे कुछ की सारी स्टाइल्स हटा देता है, तो सारा कुछ हमें खुद ही ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ऑलराइट। अच्छा, इसमें मैंने ये बटन अभी छोड़ दिया है, तो बटन के लिए अभी जब हम बटन बनाएंगे दोनों, मतलब कि ये वाला और ये वाला, तब इसको एक साथ ही हम कवर कर लेंगे, ओके। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देख लो, पहले तो इसमें मार्जिन दिया हुआ है दोनों साइड पे, ये रहा कितना मार्जिन है ये देख लेते हैं। मार्जिन लेफ्ट 272, राइट भी 272 पिक्सल ही है, ओके। और उसके अलावा फॉन्ट साइज क्या है, 60 पिक्सल है लगभग, और फॉन्ट वेट है 900, ठीक है। तो सारी चीज़ें ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज के लिए हम क्या ले सकते हैं, 66 पिक्सल था टेक्स्ट। अगर आप कंट्रोल एंटर करोगे, अगर आप एक्सेल करोगे, तो टेक फॉन्ट साइज हमको 60 पिक्सल के अराउंड चाहिए था, तो ये आ गया हमारा फॉन्ट साइज टेक्स्ट 6 एक्सेल, ओके। इसके अलावा हमारी मार्जिन लेफ्ट और राइट कितनी थी, 272 पिक्सल। तो मार्जिन लेफ्ट और राइट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, MX यूज कर सकते हैं, ठीक है। 272 देख लेते हैं किस नंबर पे आ रही है, 272 288 के अराउंड आ रही है, तो फिलहाल हम 288 कंसिडर कर लेते हैं 18 रैम, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिकली 272 ही देनी है तो फिर आप यहाँ पे 272 पिक्सल ऐसे करके आप लिख सकते हो इसके अंदर। तो जो आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए वो आपको यहाँ पे
मिल जाएगा। तो चलो अभी इसको 272 ही रख लेते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा, लेकिन ये ना मेरे को बहुत ही वियर्ड सा फॉन्ट लग रहा है गाइस। तो मैं एक काम करती हूँ, जो फॉन्ट इन्होंने यूज़ करा हुआ है उसको यूज़ करने का ट्राई करते हैं। तो अगर मैं कंप्यूटेड में जाऊँ और फॉन्ट फैमिली में देखूँ तो इनके फॉन्ट का नाम मेनली ये इंटरवेयर करके है, तो इसी को यूज़ करने का ट्राई करते हैं, इंटरवेयर फॉन्ट को। तो मैंने गूगल से इस फॉन्ट को यहाँ पे इम्पोर्ट तो कर लिया है, इसको हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाके फॉन्ट फैमिली देखती हूँ, कस्टम फॉन्ट फैमिली को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप फॉन्ट फैमिली में जाओगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे हम अपने थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ फॉन्ट्स। तो इस तरीके से हम इसको स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम थीम में जाएंगे, थीम में जाके ये फॉन्ट फैमिली ऐड करेंगे। तो यहाँ अगर आप जाओगे थीम में एक्सटेंड, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉन्ट फैमिली, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली में हमें ये ऑब्जेक्ट बनाना है, लेट्स से इसका नाम हमने रख दिया इंटर, और इसमें हमने एरे पास कर दिया, ठीक है। एरे में हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एरे में हम कुछ ये वाली वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मान लो हमने ऐड कर दी सिर्फ और सिर्फ इंटरवेयर और UI सेंस सेरिफ, ओके। ये आ जाएगी इंटरवेयर, ठीक है, इसके अंदर, और ये आ गया हमारा UI सेंस सेरिफ इसके अंदर, ठीक है। अब हमें सिंपली इस फॉन्ट को फॉन्ट इंटर करके आई थिंक रेफर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं अपनी मेन app.jsx फाइल में, और यहाँ पे हम फॉन्ट स्पेसिफाई कर देते हैं, क्लास नेम इज इक्वल टू फॉन्ट, और इसका नाम हो गया इंटर, ओके। यहाँ आ भी गया इंटेलिसेंस में, अगर आप करोगे तो यहाँ पे देखो ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। चलिए एक बार अब चल के देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। ऑल राइट, तो इसको अगर आप चेक करोगे यहाँ पे इंस्पेक्ट करके कंप्यूटेड में जाओगे तो इसका नाम आ रहा है इंटर वेरिएबल। वेरिएबल नहीं, हमको शायद फॉन्ट फैमिली इंटर ही चाहिए, तो ये वेर हटा देते हैं यहाँ से। अब चेक कर लेते हैं एक बार क्या आ रहा है। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का नाम आ रहा है इंटर, ओके, लेकिन ये अभी भी हमको सेम नहीं दिख रहा। तो आई गेस इसका रीज़न है फॉन्ट वेट अभी सही नहीं है। तो एक बार हम जाते हैं यहाँ पे और जाके इसके फॉन्ट वेट को भी फिक्स करने का ट्राई करते हैं। तो अगर आप यहाँ बैनर पे जाओगे तो फॉन्ट वेट के लिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट बोल्ड और एक्स्ट्रा बोल्ड, आई थिंक एक्स्ट्रा बोल्ड कितना है आपका, फॉन्ट वेट 800। एक बार हम चेक कर लेते हैं टेल विंड में और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं फॉन्ट वेट के लिए। तो फॉन्ट वेट, ओके, यहाँ पे चेक करेंगे तो 900 के लिए है फॉन्ट ब्लैक, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम इन्होंने ऐसा दे दिया, कोई देखेगा तो समझेगा फॉन्ट कलर ब्लैक है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब देखिए अब काफ़ी हद तक हमारा ये सेम आ चुका है। इसके अलावा थोड़ी सी लाइन हाइट है जो कि अलग है। यहाँ पे लाइन हाइट है हमारी 75 पिक्सल, और यहाँ पे हमारी लाइन हाइट जो है वो है लगभग 60 पिक्सल, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बार लाइन हाइट के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइन हाइट, तो लाइन हाइट में क्या है, लीडिंग, ठीक है, और हमें कितनी चाहिए 75। तो 75 तो नहीं दे रखा, तो हम क्या करते हैं सीधे इसका जो मैंने आपको वही पहले बताया था लीडिंग, और यहाँ पे हाइफन 75 पिक्सल, ओके। चलिए ये देख लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये बेटर हो गया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मार्जिन टॉप देने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस पूरे सेगमेंट को और ऊपर वाले सेगमेंट को भी थोड़ी सी पैडिंग की ज़रूरत है। तो अभी मैं अंदाजे से देने का ट्राई करती हूँ, वरना क्या होगा ये वीडियो जो है वो बहुत लंबा चला जाएगा फिलहाल। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और नेव बार की साइड जाते हैं। नेव बार में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम एक पैडिंग 8 देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अब जब हम बैनर में जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको लगभग empty 8 देने की कोशिश करते हैं, ओके। अब अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में बेटर लग रहा है। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा बड़ा इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि मैंने ये जूम करा हुआ है। तो इसको अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये साइज अब काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहे हैं कंपैरेटिवली। तो इसको अब हम एक्चुअल साइज पे देखते हैं, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद हमारी ये नीचे वाली लाइन आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम एक P टैग में दे देते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं P, और ये लाइन आ गई हमारी। इसको वी विल कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे लाइन आ गई है। अब इसके लिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जो हमारा मेन कंपोनेंट है बैनर वाले में जाके यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट सेंटर दे देती हूँ, जिससे कि सारे के सारे टेक्स्ट हमारे सेंटर पे ही आ जाएं। और इसके अलावा इसका साइज़ चेक कर लेते हैं कितना है। तो ये है फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से तो ये होगा हमारा कुछ क्लास नेम टेक्स्ट एल जी कितना है 18 पिक्सल करेक्ट। और इसके ऊपर यहाँ पे चेक कर लेते हैं मार्जिन कितनी आ रही है। तो ये मार्जिन टॉप आ रही है कुछ, यहाँ पे जाके देखेंगे तो 24 पिक्सल। ठीक है, तो इस पे मार्जिन टॉप भी दे देते हैं MT-। और 24 पिक्सल के लिए क्या होगा इसमें, 24 पिक्सल के लिए लगभग 6 होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ करेक्ट, ठीक है ऑल राइट। तो ये भी ठीक दिख रहा है। अगर आपको ये ऑटो मैजिकली करना है तो मैं आपको बोलूँगी इसको आप अलग से इटैलिक के लिए रैप करके और इसके अंदर एक अंडरलाइन लगा सकते हो। इसको आप एक स्पैन में रैप कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क हुआ, आप बाद में आराम से इसको बैठ के कर लेना। ठीक है, छोटी सी चीज़ है, मैं इसको स्किप कर दे रही हूँ फिलहाल। अब अगर आप देखोगे तो उन्होंने कुछ ऐसा बना रखा है। हम इस तरीके से इसको नहीं बनाएंगे एक डिव के अंदर, हम अलग से ही बनाएंगे। जैसे इन्होंने मार्जिन वगैरह दिए, देखो मैंने आपसे बोला था ना ए टैग भी दे सकते हो, बटन भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। इन्होंने ए टैग दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, मार्जिन टॉप दे रखी है 80 पिक्सल के अराउंड की। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बटन, और बटन में लिखा क्या हुआ था, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। ओके, अब सबसे पहला क्या था, क्लास नेम हमने सबसे पहले क्या चीज़ देखी थी, मार्जिन देखी थी। तो मार्जिन देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम MT-20 दे देते हैं 80 पिक्सल के मार्जिन के लिए। ओके, इसके अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टीज थी बटन के ऊपर, तो बटन के ऊपर प्रॉपर्टी थी जैसे कि टेक्स्ट जो था वो बटन जो था वो ब्लैक कलर का था। तो ब्लैक के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे हम, बैकग्राउंड कलर जो है इसका वो ब्लैक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे BG- और यहाँ पे देखो BG ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट आई थिंक वाइट चल जाएगा। ऑल राइट, और देख लेते हैं फॉन्ट साइज क्या क्या है इन सबके। तो जैसे यहाँ से हमें मिल रही है पैडिंग है 32 पिक्सल और 16 पिक्सल, और फॉन्ट साइज क्या है 20 पिक्सल। ठीक है, तो पैडिंग सेट कर लेते हैं। PX है हमारी लगभग 32 पिक्सल, PY है हमारी 16 पिक्सल, और फॉन्ट साइज जो था वो था, मैं भूल गई थोड़ा सा, फॉन्ट साइज जो था वो था 20 पिक्सल। ठीक है, तो टेक्स्ट मेरे ख्याल से ये एक्सेल हो जाएगा, एक्सेल। ऑल राइट, तो अगर आप ये देखोगे तो कितना है 20 पिक्सल करेक्ट। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है ये बटन। ऑल राइट, तो काफ़ी हद तक सिमिलर ही दिख रहा है। उसके अलावा इसके कॉर्नर भी हैं राउंडेड, तो इसको हम दे देंगे, बॉर्डर रेडियस के लिए यहाँ पे यूज़ होता है राउंडेड। मेरे को नहीं पता ये इंटेलिजेंस ने यहाँ पे वो देने क्यों बंद कर दिए, पर कोई बात नहीं, हम अंदाजे से कर लेंगे, राउंडेड एक्सेल रख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये बटन आ गया, काफ़ी हद तक सेम है। इसका ब्लैक वेरिएंट थोड़ा सा अलग है, तो वो आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो बाद में। अब देखो इस पर आप हवर कर रहे हो तो देख रहे हो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब हवर के लिए हम क्या करेंगे, इसको हवर कैसे करते हैं हम, मान लो आपने यहाँ पे किया हवर कोलन, ठीक है, और मेरे को क्या करना है, स्केल है ना, स्केल ही तो करेंगे ना, तो स्केल कर देंगे 110 अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप ये देखोगे तो ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आनी स्टार्ट हो चुकी है। अब कर लेते हैं ट्राई फॉर फ्री विद नो क्रेडिट कार्ड अप फ्रंट। ठीक है, तो फिर से आ जाएंगे हम एक P टैग की तरफ, और ये P टैग आ गया ट्राई फॉर फ्री विद नो क्रेडिट कार्ड अप फ्रंट। इसका फिर से देख लेते हैं फॉन्ट साइज क्या है, ये आ गया लगभग 14 पिक्सल। ऑल राइट, और इसका कलर भी कुछ कुछ ग्रे जैसा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉन्ट साइज 14 पिक्सल के लिए क्या होगा, क्लास नेम टेक्स्ट, मेरे ख्याल से ये SM होगा। हाँ 14 पिक्सल आ गया, और कलर हम फिर से यहाँ से चूज कर लेते हैं। तो अगर आप फिर से फॉन्ट कलर की तरफ बढ़ोगे, कलर, ठीक है, कलर एंटर, नहीं मिला, कुछ गलत खोल दिया हमने, फॉन्ट कलर टेक्स्ट कलर। ठीक है, टेक्स्ट कलर की तरफ अगर आप जाओगे और ये कुछ लाइट ग्रे सा कलर है, तो मैं टेक्स्ट स्लेट 400 ये कलर ले लेती हूँ यहाँ पे। ऑल राइट, तो ये आ गए हम। अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो काफ़ी हद तक सेम लग रहा है, बस थोड़ी सी मार्जिन और देने की ज़रूरत है हमको। और मार्जिन कितनी है फिलहाल, ये 16 पिक्सल है ना, तो ये हो गई हमारी MT-4। ऑल राइट, तो ये इस तरीके से कुछ आ गया है यहाँ पे। थोड़ा सा इसको और मैं शॉर्ट कर लेती हूँ। अब देखो गाइस, ये अगर आप देखोगे ना तो ये डायरेक्टली इसके अंदर इमेज डली हुई है।
ठीक है। और फिर से इमेज के अलावा ये कंटेनर के नीचे कुछ मार्जिन लगा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, इस मार्जिन को इसके नीचे लेके आ जाती हूँ। तो ऊपर भी क्या था, ऊपर भी 80 पिक्सल था और नीचे भी 80 पिक्सल ही होगा, तो MB इसको कर लेते हैं हम 20। ओके, सबका अपना अपना तरीका है लिखने का, आपको किसी और तरीके से लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे अभी ये शो नहीं हो रहा है, बट जब आप इमेज डालोगे तो शो होने लग जाएगा। ठीक है, अब ये वाली इमेज को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाके इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके हम इसको सेव इमेज कर लेते हैं। तो गाइज मैंने क्या किया, मैंने इमेज डाउनलोड कर ली और डाउनलोड करने के बाद इसका नाम चेंज करके इसको एसेट्स के फोल्डर में डाल दिया है, banner.jpg के नाम से। अब इस इमेज को इम्पोर्ट कैसे करेंगे, इम्पोर्ट बैनर इमेज, लेट्स से इसका नाम रख देते हैं इमेज फ्रॉम ./assets/ और यहाँ पे आ जाएगी ये banner.jpg। ओके, तो ये हो गई हमारी बैनर इमेज। और बैनर इमेज के लिए हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, अब इसके नीचे एक अगला एलिमेंट बनाएंगे, इमेज src इज इक्वल टू बैनर इमेज, ऑल्ट इज इक्वल टू बैनर हाइफन इमेज। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं इमेज आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, तो इमेज तो हमारी आ चुकी है, जो कि काफ़ी बेटर भी लग रही है। आप देखो तो ये यहाँ से इमेज आई है। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं फिलहाल। देखो आप, ये यहाँ से इमेज आई हुई है। ठीक है, अब आपको ये दिख क्यों नहीं रही सही तरीके से, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इन्होंने थोड़ी सी इस पर बॉक्स शेडो डाल के रखी हुई है। तो बॉक्स शेडो के लिए क्या करते हैं, बॉक्स शेडो। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने कितनी सारी, ये तो सिर्फ शेडो कलर है, पूरी पूरी शेडो भी दी हुई है, शेडो MD LG XL 2XL। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ये 2XL वाली लेके ट्राई करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो अब क्या आ जाएगा, क्लास नेम इज इक्वल टू शेडो 2XL। ऑल राइट, तो अब देखो थोड़ी सी बेटर दिख रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमको इसको राउंडेड कॉर्नर्स देने हैं, तो वो भी टॉप के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, राउंडेड T2XL। ठीक है, ये एक क्लास भी दे सकते हैं, तो इससे थोड़े से इसके जो टॉप के कॉर्नर्स हैं वो यहाँ पे राउंडेड हो गए। उसके अलावा ये थोड़ा सा और अंदर की तरफ थी इमेज एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ दिस स्टफ। अब एक बार अगर आप देखो तो ये काफ़ी बाहर की तरफ जा रही है। उसका रीज़न ये था कि यहाँ इन्होंने इसको मार्जिन दे रखी है लेफ्ट और राइट पे लगभग 100 पिक्सल की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं इसको, MX। तो यहाँ पे MX हम इसको लगभग 100 पिक्सल पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो थोड़ी सी ये देखो और शॉर्ट हो गई, तो जो वहाँ दिख रहा है उसके काफ़ी ये क्लोज आ चुका है। ऑल राइट, तो ये जो हमको बनाना था ये हमने एक लेवल तक अचीव कर लिया है। अब आप चाहो तो ये वाली जो सेम क्लासेस है वो इस बटन पे भी अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा गाइज आप एक चीज़ और कर सकते हो जो आपके लिए एज अ होमवर्क होगा। यहाँ पे ये आपको क्या ऑप्शन देता है, टेलविंड, कि जैसे मान लो आपको कोई कॉमन क्लास बनानी है, लेट्स से कि आपको ये दोनों बटन्स बनाने थे। ठीक है, ये वाला और ये साइन अप वाला बटन। तो इसके लिए अब आपको मान लो आप ये सोच रहे हो कि मेरा बैकग्राउंड कलर सेम है, लेट्स से इन दोनों का कलर भी सेम होता है, और आपको लगता है कि यार इस पर कोई एक कॉमन स्टाइलिंग लगाई जा सकती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आपकी index.css है जिसमें आपने सारी वो लिखी है फाइल्स, यहाँ पे आप एक क्लास बना सकते हो, लेट्स से बटन। ठीक है, बटन की आपने क्लास बना ली और उसमें आपने कुछ भी दे दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, अब आप ये बटन क्लास को, या बटन, या फिर इसका नाम रख लो बटन मेन, सॉरी बटन मेन। ठीक है, अब आप इस क्लास को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे भी आपकी इसको यूज़ करने की इच्छा है। तो जैसे अगर मेरे को ये साइन अप पे अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पे क्लास नेम बटन मेन लिख दूंगी, तो इसकी भी CSS यहाँ पे देखो आ जाएगी। ये बैकग्राउंड कलर आ गया ना। ठीक है, उसके अलावा आप चाहो तो इसको कुछ भी पैडिंग दे सकते हो, 4 दे दी, PY2 दे दी। ठीक है, तो ये देखो ये भी आपका काफ़ी हद तक बटन सेटअप हो गया। आप थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस वगैरह और देनी है तो आपका बटन भी बन जाएगा यहाँ पे। और गाइज इसके अलावा जो आपकी टेलविंड CSS होती है ये हमारी मोबाइल फर्स्ट होती है। तो मैंने तो अभी डेस्कटॉप फर्स्ट बना दी क्योंकि मैंने सबसे पहले डेस्कटॉप बनाया, लेकिन मोबाइल फर्स्ट का मतलब होता है कि पहले जो स्टाइलिंग की प्रेफरेंस है वो मोबाइल को मिलेगी, डेस्कटॉप को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब जैसे क्या होगा कि जो आपकी रेगुलर स्टाइलिंग है वो मोबाइल पे अप्लाई होगी और आपको उसके ऊपर कुछ भी अप्लाई करना है तो आप डेस्कटॉप पे अप्लाई कर सकते हो। ओके गाइस, तो अभी ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, मोबाइल पे अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे मोबाइल पे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। तो पोस्ट असाइड के आगे वाले तो उन्होंने दोनों गायब ही कर दिए हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके जो नेव बार है इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों को डिस्प्ले नन करना है। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्लास नेम इज इक्वल टू, अब अगर हमको इसको सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप पे डिस्प्ले करना है तो सबसे पहले हम इसे हिडन कर लेंगे। हिडन मतलब ये ओवरऑल ही डिस्प्ले इसका नन सेट हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, डेस्कटॉप पे ये विजिबल हो, तो MD: विजिबल, इसका मतलब ये है कि MD मतलब कि डेस्कटॉप एंड यानी कि 768 मिन विड्थ और उससे अबव पे ये विजिबल होगा, ठीक है। और सिमिलरली हमको ये यहाँ पे भी सेट कर लेना है। ऑल राइट। ओके तो अब और इसमें अभी क्या क्या प्रॉब्लमेटिक हो रहा है वो एक बार ही चेक कर लेते हैं। तो जैसे अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा मार्जिन दे के रखी हुई है लेफ़्ट और राइट की, ठीक है। तो अगर मैं इसके H1 पे जाती हूँ यहाँ पे, तो MX ये है 272 पिक्सल, तो ये भी हम क्या करते हैं डेस्कटॉप के लिए लगा देते हैं, ठीक है। ये हटाया तो ये फिक्स हो गया। अभी इमेज भी इधर उधर जा रही है क्योंकि हमने इमेज पे भी मार्जिन लगाया हुआ था। तो सेम चीज़ हमको अभी इमेज पे भी करनी है, MD:, ठीक है। तो ये क्या है देख लो, अब ये काफ़ी हद तक सही हो गया और ये ठीक लग रहा है। आप चाहो तो इस पर और स्टाइलिंग लगा के इसे और बेटर कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, ये मोबाइल फर्स्ट है, मतलब जो आपकी नॉर्मल क्लासेस है वो मोबाइल के लिए चल रही हैं, लेकिन अगर आपको इन्हें चेंज करना है डेस्कटॉप के लिए तो आपको ये मतलब स्मॉल टू लार्जर की साइड जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको इसे डेस्कटॉप फर्स्ट ही बनाना है। तो देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन देखो, SM के लिए ये है, MD के लिए ये है, LG के लिए ये है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी इसको डेस्कटॉप के लिए डेस्कटॉप फर्स्ट बनाना है तो आप इन स्टाइल्स को कस्टमाइज कर सकते हो tailwindconfig.css में, ठीक है गाइज। अब बस एक लास्ट चीज और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है इसका डार्क मोड, यानी कि ये डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है। आजकल सारी की सारी वेबसाइट्स ही लगभग डार्क मोड में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टेलविंड कॉन्फ़िग में जाना पड़ेगा, ठीक है। टेलविंड कॉन्फ़िग में जाके आपको यहाँ पे एक डार्क मोड देना पड़ेगा। तो डार्क मोड आप सेलेक्टर की जगह हम देंगे क्लास, क्योंकि हम क्लास के बेसिस पे डार्क मोड लगाएंगे। अब क्लास के बेसिस पे डार्क मोड क्या होता है कि अगर किसी क्लास में डार्क लगा हुआ होगा किसी बेसिस पे, तो उसके बाद डार्क एक सेलेक्टर बन जाएगा और उससे आप डार्क मोड अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे लेटस अज्यूम, अभी मैं पूरा करके नहीं बता रही, बट आप अज्यूम कर लो कि किसी रीजन से जैसे आपने यहाँ पे कोई एक बटन लगाया, ठीक है, बटन के टॉगल पे डार्क मोड ऑन हो गया। आप जैसे ही टॉगल करोगे आप एक रिएक्ट का कोड लिख दोगे जहां पे आपकी क्लास नेम डार्क अटैच हो जाएगी आपके इस रूट के साथ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे डार्क मोड हो गया, अब देखो यहाँ पे हमने ये बैकग्राउंड कलर डाला हुआ था BG स्लेट, ठीक है। तो अब जो मेरी क्लास मिल रही है डार्क, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, BG रेड कर सकती हूँ, ठीक है, रेड 600। तो अब अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये जो क्लास है मेरी डार्क मोड में वो रेड हो चुकी है रादर देन ग्रे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अब ये इसको कैसे पता चला कि डार्क कब लगाना है, कब डार्क मोड अप्लाई हुआ, जब हमने टॉगल से यहाँ पे डार्क मोड ऐड कर दिया क्लास पे। आपको पता ही होगा कुछ इस तरीके से कर लेते हैं कि मान लो आपने स्टेट बना ली, लेट्स से, अगर आपको नहीं याद तो मैं बता देती हूँ, कॉन्स्ट सेट सॉरी डार्क मोड और फिर यहाँ पे सेट डार्क मोड है ना, और फिर आपने यूज स्टेट फॉल्स करा हुआ है, ठीक है। यूज स्टेट को हम रिएक्ट से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं नहीं कर रही इंपोर्ट फिलहाल। और फिर जैसे आपने यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपने एक फंक्शन लिख लिया, कॉन्स्ट टॉगल डार्क मोड, सेट डार्क मोड, ठीक है। और यहाँ पे मान लो मैंने एक बटन बना रखा है, ये मैंने आपको पूरा करके ही दिखा दिया, बटन और डार्क मोड, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और यहाँ पे सॉरी ये करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली टॉगल डार्क मोड को कॉल कर सकते हैं, है ना। ये हो गया, ठीक है। यूज स्टेट को भी मैं इंपोर्ट ही कर लेती हूँ, जब इतना कर ही लिया है तो इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ओके। तो बस अब जैसे ही डार्क मोड आएगा, अभी देखो अभी तो आपकी क्लास को हाँ इसको अभी हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे, राइट, फॉन्ट इंटर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, और एक क्लास हमको और लगानी है, यहाँ पे करेंगे डार्क मोड, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्लास हो जाएगी एंड डार्क, ठीक है। तो शायद ये चलना चाहिए, मैंने भी ये पहले चलाया नहीं है तो मैं देख लेती हूँ एक बार कैसे होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये दिख रहा है डार्क मोड का बटन, मैं क्लिक करूंगी तो आ गई डार्क मोड, फिर से क्लिक किया तो हट गया डार्क मोड। तो आ गया समझ में जो मैं आपसे कह रही थी कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो गाइज होपफुली आपको समझ में आ गया होगा टेलविंड CSS क्या होती है और उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हमारे 2 टॉपिक्स और बचे थे, वो थे
लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग टेलविंड सीएसएस, और अगला था व्हेन एंड व्हेन नॉट टू यूज टेलविंड सीएसएस। तो सबसे पहले आ जाता है वही लिमिटेशन या डाउन साइड्स ऑफ यूजिंग टेलविंड सीएसएस। तो डाउन साइड्स क्या क्या है, जैसा आपने देखा डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा लर्निंग कर्व है, तो जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है इसको अडेप्ट करने में, और बार बार डॉक्यूमेंटेशन को देखना थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम आपने देखा होगा, आपकी HTML बहुत ज़्यादा क्लमजी हो गई। तो जैसे अगर आप जाके यहाँ पे देखोगे banner.jsx में, देखो कितनी सारी HTML ऐड हो गई है, और इसमें और फीचर ऐड करोगे तो और क्लमजी होती जाएगी। और इसके अलावा भी आप हवर और इस तरीके की क्लासेस जब आप ऐड करोगे तो और CSS बड़ी हो जाएगी। उसके अलावा रिस्पॉन्सिव के लिए और बड़ी होती जाती है, तो वो उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो राइटिंग में तो ईजी है, बट रीडिंग में आगे और चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तीसरा है मेरे हिसाब से अगर हमें कोई कस्टमाइजेबल कंपोनेंट बनाना है, जो कि डिजाइन सिस्टम में भी होता है। कस्टमाइजेबल कंपोनेंट मतलब एक बटन है, उसके अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर। वो अगर आपको बनाना है तो आप सोचो कि इस मेस में उसको बनाना कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, और अगर आपको सिर्फ नॉर्मल CSS लिखनी पड़ रही है तो फिर इसको लिखने का फायदा क्या हो रहा है। तो वहां पे भी इसकी यूजेबिलिटी मुझे थोड़ी कम नजर आती है। अब बात करेंगे व्हेन एंड व्हेन नॉट टू यूज दिस। तो वही जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया, अगर आपको लगता है कि आपकी छोटी मोटी वेबसाइट है जिसको किसी डिजाइन सिस्टम की जरूरत नहीं है, जिसको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप टेलविंड CSS को आराम से यूज कर सकते हो। जैसे कि फिर से मैंने आपको बताया था कि हमारी वेबसाइट है pickmeagift.com। इस वेबसाइट पे मैंने आपको बोला था कि मैं एंड में बताऊंगी कि हमने क्यों यूज करी टेलविंड। तो उसका रीजन यही था कि डेवलपमेंट टेलविंड से बहुत फास्टर हो गई, CSS मैंने बहुत फास्टली लिख ली। ये एक छोटी सी वेबसाइट है, इसमें मुझे अभी लगाने के कोई बहुत कस्टम डिजाइन सिस्टम या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। तो फिलहाल मेरा काम बहुत आराम से चल गया। तो अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी CSS इंटेंस वेबसाइट हमने ऑलरेडी बना रखी है, और ये अच्छी खासी टेलविंड से बन चुकी है। लेकिन वहीं आपकी कोई बहुत बड़ी वेबसाइट है, कोई बहुत बड़ी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है जिसको फॉर श्योर डिज़ाइन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि कुछ और अगर डिज़ाइन सिस्टम आपको मिल सकता है तो आप उसके ऊपर अपना कस्टम डिज़ाइन सिस्टम बिल्ड कर लो। तो बस गाइज यही था टेलविंड के बारे में। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।